हेलो गाइस। तो आज हम पिछली वीडियो में हम कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने जो 3 का और 9 का पढ़ रहे थे हम। तो इसमें क्या पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ digits of a number is divisible by 9, then that number is डिविजिबल बाय 9। ये 9 के लिए था। और 3 के लिए हमने पढ़ा था कि अगर सेम टू सेम अगर हम सम ऑफ डिजिट निकालते हैं एक नंबर का और अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था। असल में ये होता कैसे ये हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो अब हम उसको स्टार्ट करने से पहले डिजिटल सम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? डिजिटल सम क्या होता है। तो आज हम डिजिटल सम से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम डिजिटल सम पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबसे पहली बात डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम क्या होता है? इट इज द रिमाइंडर obtained by dividing any number n by 9। हिंदी में कि डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम है जब भी हम कोई भी संख्या n को 9 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर ऑब्टेन होगा, मतलब जो हमारा शेषफल आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूं तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं 100 को 9 से डिवाइड करूं तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अगर मैं और किसी नंबर को 38 को 9 से डिवाइड करूं तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 2। कैसे आ रहा है? 38 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 4 36 पूरा कट जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 2 / 9। तो 36 से तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ से 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो डिजिटल सम हमारे क्वेश्चंस को आसान कैसे करता है? डिजिटल सम हम क्यों पढ़ते हैं? स्पेशली डिजिटल सम हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी नंबर को हम डिवाइड करके देखें। जैसे अगर मैं ये नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इसका रिमाइंडर क्या है या इसका डिजिटल सम क्या है। तो लोग क्या करेंगे, जिसको चीज़ें नहीं पता होंगे, डिजिटल सम के बारे में नहीं पता होगा, तो क्या करते हैं? इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 9 × 9, फिर यहाँ पे हासिल पर 9 × 9, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसका जो डिजिटल सम है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या है इसका डिजिटल सम? 6। यानी कि जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचने वाला है? 6 रिमाइंडर बचने वाला है। ये कैसे निकाला? डिजिटल सम को निकालने की टेक्निक क्या होती है कि जब भी कोई नंबर दिया होता है, ऐसा कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये नंबर है, इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो इस नंबर की जो डिजिट्स है ना, इन डिजिट को ऐड करते जाओ। 1 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? 4 2 6 3 9 और 1 10 मिल रहा है। और 10 को फिर दोबारा ऐड करना होता है। 1 + 0 तो हमें क्या मिलने वाला है? 1। मतलब हमें किसी भी नंबर के डिजिट को तब तक ऐड करते जाओ, तब तक जोड़ करते जाओ, तब तक हमें एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब तक हमें सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए तब तक उस नंबर को ऐड करते जाओ। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज बहुत जगह होता है। कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसकी मदद से सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं और बहुत हेल्प करता है, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत मदद करता है।
तो डिजिटल सम समझ में आ गया होगा। डिजिटल सम क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या को 9 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। तो डिजिटल सम निकालने की टेक्निक क्या है, डिजिटल सम निकालने के लिए हम उस नंबर के जितने भी डिजिट होंगे उन सबको ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंगल डिजिट मिलेगा, वो सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब वही डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी यूज पढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी यूज पढ़ते हैं सबसे पहले, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए इसके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है गाइज, तो गाइज ये इस टाइप के सवाल है। देखो 115 का स्क्वायर करूंगा तो इसमें से क्या आंसर होगा, और एक सवाल ये है। तो जब हम इसको रेगुलर तरीके से सॉल्व करेंगे या ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको टेक्निक नहीं पता डिजिटल सम से, तो वो ये आपका कम से कम 40 सेकंड ले जाएगा सवाल, अगर हम रेगुलर तरीके से करेंगे। और ये तो शायद मुझे लगता है 40 सेकंड से भी ज़्यादा 1 से 2 मिनट ले जाए, जिसकी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन है। लेकिन जब हम डिजिटल सम से करने पे आएंगे ना, तो ये मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा, और ये भी कितनी देर में हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर। तो ये कैसे करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम डिजिटल सम का कैसे अप्लाई करना है वो सब देख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको तो ये बता दिया कि डिजिटल सम से हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का यूज़ क्या करते हैं, डिजिटल सम को हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने बताया डिजिटल सम होता क्या है कि हर डिजिट को हम ऐड करेंगे नंबर के, और तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, जब हम उस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है। देखो डिजिटल सम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बोला सिंगल डिजिट हो सकता है। तो सिंगल डिजिट होने का मतलब क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या डिजिटल सम हो सकते हैं। डिजिटल सम की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डिजिटल सम की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यूज मतलब डिजिटल सम की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। एक तो 0 हो सकती है, क्योंकि मेरे को सिंगल डिजिट में लेके आना है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और 9 हो सकती है। ये डिजिटल सम की वैल्यू होंगी, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो यही डिजिट होता है। अगर मैंने आपको बताया था डिजिटल सम की डेफिनेशन क्या होती है। डिजिटल सम का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या होगा। अगर मैं किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा डिजिटल सम 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस नंबर का जो शेषफल होगा, डिवाइड करने पे 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है यानी कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है अगर 0 आता है। और अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर 2 आता है तो भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर 3 आता है तो भी मेरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर मेरा 4 आता है तो भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 5 आ रहा है, सेम वही केस, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब जब 9 आता है, अगर मेरा डिजिटल सम 9 आ रहा है, अगर मेरा डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा शेषफल 9 है, यानी मेरा रिमाइंडर जो है जो मेरा शेषफल है वो 9 आ रहा है। कब आ रहा है, जब मैं 9 से भाग कर रहा हूँ। तो मैं इस 9 को फिर दोबारा भाग कर दूंगा, तो जो मेरा फाइनली जो शेषफल आएगा वो 0 ही तो आएगा। क्योंकि जो अब मेरा अभी शेषफल 9 आ रहा है, 9 को मैं फिर दोबारा 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा, 0। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है या डिजिटल सम 0 आ रहा है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है। इसमें इन दोनों कंडीशन का मतलब क्या है कि जो नंबर है n जो है वो पूरी तरह 9 से विभाजित है, विभाजित है। समझ में आ गया। तो अब हम कुछ वैल्यू का डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं 23 का डिजिटल सम निकालूंगा तो 23 का डिजिटल सम क्या आ रहा है, 2 + 3 तो 5 आ गया। और वहीं पे अगर 36 का डिविजिबिलिटी और 36 का मैं
डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 + 6 जो कि 9 के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं 44 का निकालूंगा तो इसका क्या आएगा, 4 + 4 8, या कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 7 3 2 4 ले लेते हैं। तो इसका डिजिटल सम क्या है, 7 और 3 10 और 2 12 और 12 4 16, तो 16 आ रहा है जोड़ने पर। 16 को मैं फिर दोबारा जोड़ूंगा, क्यों, मेरे को तब तक जोड़ते जाना है जब तक मेरे को सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो 1 + 6 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 7। तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7। अगर मैं एक और किसी और नंबर का डिजिटल सम निकालता हूँ, मान लो 2 3 5 7 6, इसका डिजिटल सम निकालना चाहता हूँ, तो इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 और 2 5 5 5 10 और 7 17 17 और 6 24 24 24 को मैं फिर दोबारा ऐड करूंगा तो 2 + 4 क्या आ रहा है मेरा, 6। तो डिजिटल सम तो निकालना अब आपको आ गया होगा। एक तरीका तो ये है डिजिटल सम निकालने का कि हर किसी को ऐड करते जाओ तो हमारे पास डिजिटल सम आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो जहां भी 9 बनता है ना, 9 जैसे ही हम जोड़ते जा रहे हैं तो 9 बन रहा है, उसको डिवाइड, उसको हटाई दो, काउंट ही नहीं करेंगे। जैसे देखो 7 + 2 9 बन रहा है, इसको काट दो। उसके बाद क्या बन रहा है, 4 + 3 4 + 3 4 + 3 क्या आ रहा है, 7। तो मेरा फाइनल डिजिटल सम क्या आ रहा था, 7। तो जहां भी 9 बन रहा है वहां पे काटते जाओ। अब जैसे यहाँ पे था 6 और 3 9 बन गया, तो यहाँ पे मैंने काट दिया, तो मेरा क्या मिलने वाला है, 0। इसका मतलब यहाँ पे मेरा 0 और 9, यहाँ पे जोड़ने पे 9 आ रहा था और जब मैं काट देता हूँ तो 0 आ रहा है। तो 0 और 9 बराबर है, यहाँ से भी ये कंडीशन निकल के आ गई। अब ये है 4 4 8, इसको जोड़ दिया तो ये सिंपल आ गया। अब 3 और 2 5, क्योंकि यहाँ पे 9 बन रही है तो 9 बन नहीं रहा तो हम काटेंगे नहीं, तो 3 और 2 5 जोड़ दिया, यहाँ 5 आ गया। इस वाले में आ जाओ, देखो 7 और 2 9 काट दिया। अब यहाँ पे 6 और 3 9 काट दिया और 5 बचा, और हमारा फाइनली में क्या आ रहा था, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 5 ही आएगा। देख लो एक बार जोड़ के, 3 और 2 5 5 10 और 7 17 17 और 17 और 6 23, 5 आएगा। तो ये टेक्निक है, जहां भी 9 बन रहा है उसको काटते जाओ, जैसे 9 बन रहा है हटा दो उसको, वहां पे हम काउंट नहीं करेंगे, फिर आगे दोबारा स्टार्ट करो। यहाँ पे भी ये था 2 और 7 को जब मैंने लिया तो 9 बन गया, इसको काट दिया, फिर यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 3 लिया, ये दोनों जोड़े 9 बन गया, ये भी काट दिया, बचा 5, तो 5 ही मेरा फाइनल में डिजिटल सम है। ये और भी ज्यादा कैलकुलेशन को फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम डिजिटल सम अब हमें निकालना तो आ गया, अब हम इसको यूज करना सीखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो जैसे मैं लिख लेता हूं 17 का स्क्वायर, ये मेरा x के बराबर है, 17 का स्क्वायर मेरा x के बराबर है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ। तो 17 का स्क्वायर मेरा x के बराबर है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन में दे रखी है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है कि 2 2 5 दे रखी है, 2 8 9 दे रखी है, 3 8 9 दे रखी है और 4 8 9 दे रखी है। 4 वैल्यू दे रखी है, 4 वैल्यू में से कौन सा होगा। ये तो छोटा नंबर है इसलिए इसको तो आपको याद भी कर सकते हो, याद भी होगा, लेकिन जब हम बड़े नंबर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिफिकल्टी आती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे x मेरा y के बराबर है, अगर मैं x को 9 से डिवाइड करूंगा और इधर भी 9 से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें तो कुछ इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ना। अच्छा, दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और जब ऑलरेडी मेरा यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है, तो अगर मेरा शेषफल 0 आ रहा है, इसको मैं 9 से डिवाइड करूँ तब भी तो मेरा शेषफल 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा LHS में कुछ भी ऑपरेशन है और RHS में कुछ भी ऑपरेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो जब मैं इधर 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 से डिवाइड करने पे जो शेषफल इधर आएगा वही शेषफल 9 से डिवाइड करने पे इधर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर बराबर है। अगर दोनों नंबर बराबर है तो दोनों को जब मैं 9 से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो उनका शेषफल भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे 17 का स्क्वायर x, मुझे नहीं पता 17 का स्क्वायर x की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकाल के देखते हैं। तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो मेरा डिजिटल सम आ गया 8।
अब डिजिटल सम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिजिटल सम के साथ हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब जो ऑपरेशन इस नंबर के साथ हो रहा होगा वही ऑपरेशन हमें डिजिटल सम के साथ करना है। तो यहाँ पे क्या है, 17 का स्क्वायर हो रहा है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल गया, 64। अब 64 को हम फिर दोबारा ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो जब मैं 64 को ऐड करूंगा तो 6 + 4 करके मेरे को क्या मिलने वाला है, 10। तो 10 तो एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, 10 को मैं फिर दोबारा ऐड करूंगा तो 1 + 0 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1। तो मेरा डिजिटल सम क्या आ रहा है, 1। तो ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 1 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, 17 का स्क्वायर किसी नंबर के बराबर है। अगर मैं इस स्क्वायर को 9 से डिवाइड करूंगा और x को भी 9 से डिवाइड करूंगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में से किसका डिजिटल सम 1 है। तो इसको मैं करता हूं तो 5, 2 7 और 2 9। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 0। यहाँ पे 9 है, 9 को पहले ही उड़ा दिया। 8 हो तो 10, 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1। ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, 9 गया, 8 और 3 11, ये तो कट जाएगा। तो 11 आ गया, 11 पे क्या आएगा, 1 + 1, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे ये तो गया, 8 और 4 12, यानी कि 4 + 8 12 आ रहा है। और 12 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या मिलने वाला है, 3। तो डिजिटल सम से मेरे को पता चल गया कि इसका एक ही ऑप्शन है डिजिटल सम में 1 आ रहा है। तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे भी दे सकता है कि जैसे ये वाला अगर आपको ऑप्शन दे देता 2 7 3, ये ऑप्शन दे देता आपको 3 7 9। अगर ये ऑप्शन दे देता 3 7 9 तो आप देखो इसका डिजिटल सम क्या है। 9 तो ऐसे ही चला गया, 7 और 3, 3 + 7 करूंगा तो 10 आएगा। और 10 से मेरा क्या रहा है, 1 + 0। यहां से भी डिजिटल सम 1 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 17 का स्क्वायर की वैल्यू ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, नहीं। अगर कहीं ऐसा आ रहा है कि आपके ऑप्शन में 2 डिजिटल सम आ रहे हैं, मतलब दो ऐसी वैल्यू है जिनका डिजिटल सम सेम है, तो हमें हमारा डिजिटल सम निकालना कोई बेफालतू गया नहीं है। हमने कम से कम 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। फिर हमें 2 ऑप्शन में से किसी भी एक नंबर को चेक कर लो, अगर वो सही आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। अगर वो सही नहीं आता है तो फिर हम दूसरा वाला आंसर टिक कर देंगे। तो डिजिटल सम से हमने कुछ एलिमिनेशन कर लिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। लेकिन जब अगर ऑप्शंस में एक ही ऐसी वैल्यू है जो डिजिटल सम जिसका 1 ही इससे मैच कर रहा है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, किसी और को चेक करने की जरूरत है नहीं। अब ये हो कैसे रहा है, मतलब डिजिटल सम का कंसेप्ट लग कैसे रहा है, मतलब हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, ये अब हम प्रूव करके देखते हैं कि हमारा ऐड क्यों हो रहा है। तो अब हमें ये तो पता है कि 37 2 का जो डिजिटल सम है वो कितना आ जाएगा, 3 + 7 + 2, जो मेरा 12, 1 + 2 जो मेरा 3 के बराबर है। या इसको और आसान तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, 7 और 2 दोनों मिलके 9 हो गए, इनको काट दिया तो मेरा डिजिटल सम क्या आ गया, 3। लेकिन हम ये जोड़ क्यों रहे नंबर, ये जोड़ क्यों रहे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। 372 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 372 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं, नंबर को एक्सपेंड करके लिखूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 की पावर, मतलब 3 को मैं 100 टाइम्स इंटू करूंगा प्लस में 7 को 10 टाइम्स इंटू करूंगा प्लस में 2, यानी कि 2 एक इकाई का अंक है तो उसके साथ कुछ इंटू नहीं होता। ये दहाई का अंक है तो उसके साथ 10 इंटू होगा, और ये सैकड़े का अंक है तो उसके साथ 100 इंटू होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने डिजिटल सम क्या बताया था, डिजिटल सम बताया था कि डिजिटल सम होता है जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम होता है, जो हमारा शेषफल आएगा वही डिजिटल सम होता है। तो जरा इस नंबर को हम 9 से भाग करके देखते हैं कैसे शेषफल आ रहा है। इसको जब मैं 9 से भाग करूंगा तो ये क्या लिखा है, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा कि 300 प्लस में 70 प्लस में 2 भाग में 9, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको 300 को अगर देखूं तो 300 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 9 300 को मेरे को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 300 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, जरा हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो जब मैं इसको करके देखूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा
कि 297 प्लस में 3, 297 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे को 300 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 70 को कैसे लिखा, 70 जो है 70 को मैंने लिख लिया 63 प्लस में 7, और 2 को मैंने कैसे लिखा, 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो अब जो जो नंबर हाईलाइट है, मतलब जिसको मैंने अलग तरीके से लिखा, जैसे ये 3 और 7 और 2, यानी कि 297 प्लस 3, इसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 9 से। तो जब मैं डिवाइड करने पे आऊंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, जो 297 है ना, 297 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 297 मेरा 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करके देखो, 9 तिया 27, 2 बचेगा तो 9 तिया 27, तो 33 टाइम्स में ये 33 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा शेषफल क्या आएगा, 0। हमें हर पूरे नंबर का शेषफल ऐसा नहीं निकालते कि हम सबको जोड़ेंगे तब शेषफल निकालेंगे। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बता रखा था कि हम इंडिविजुअली अलग अलग करके शेषफल निकालेंगे और उसके बाद हम उस पूरे शेषफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ से जब मैं 3 को 9 से भाग करूंगा तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा, मेरा 3 आ रहा है। और यहाँ से मैं जब इसको भाग करूंगा तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से इसको भाग करूंगा तो 7 आएगा, यहाँ से इसको भाग करूंगा तो 2 आएगा, और बीच में सबका प्लस है, तो इस शेषफल को भी हम जोड़ देंगे। तो फाइनली हमारा शेष क्या आ रहा है, शेषफल 3 प्लस 7 प्लस 2। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसको जोड़ने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, 3 प्लस 7 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। 12 तो लेकिन 9 से बड़ा है। अगर 12 9 से बड़ा है तो मैं इसको फिर दोबारा भाग करूंगा। जब मैं 12 को फिर दोबारा 9 से भाग करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, शेषफल 3। अगर मैं इसका निचोड़ निकालू, निचोड़ क्या है, तो अगर मैं डिजिटल सम का निचोड़ निकालूं तो निचोड़ कैसे पता चलेगा, जैसे हम एक नंबर लिख लेते हैं, क्या नंबर है, ABCD। पहली बात तो मैं बता देता हूं, ये ABCD ऐसे नहीं है A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। ये ABCD एक नंबर है। ABCD कैसे नंबर है, जैसे मान लो 4 3 9 2, ये एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2, इसका मतलब ये तो है नहीं, सबको पता होगा। ABCD एक नंबर है, ऐसा कुछ नंबर है। तो मैं इस नंबर को ABCD को कैसे लिख सकता हूं, ABCD को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अब A जो है, A वो कौन से अंक पे, 1000 के अंक पे, तो 1000 के साथ में क्या इंटू कर दूंगा, A। फिर B किस अंक पे, B 100वें अंक पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा B को। और C कौन से प्लेस पे, C 10th प्लेस पे, तो उसको मैं 10 से इंटू करूंगा। और D इकाई पे, तो इकाई, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, तो जब मैं इसको देखूंगा, ये नंबर यानी कि 1000A तो 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। तो 1000A के पास कौन सा नंबर है जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो 999A, ये नंबर पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगा। प्लस में A लिख दिया मैंने यहाँ पे A, क्योंकि 99A में जब मैं एक A जोड़ूंगा तो मेरा 1000A हो जाएगा। सिमिलरली इस A को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ A लिख दिया। ऐसे ही जब मैं 100B को लिखूंगा तो 100B को मैं क्या लिख रहा हूँ, 99B प्लस में B। ठीक है, 99B प्लस में B। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9C प्लस में C, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, D। अब मेरे को एक चीज पता चल रही है, जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 999A लिखा हुआ है, तो यहां से जो मेरा शेषफल आएगा वो पूरी तरह 0 आने वाला है। यहां से मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहां से मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 सबको भाग कर देगा। लेकिन अब ये पूरा नंबर 9 से भाग होगा या नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। देखो, यहाँ से शेषफल 0, यहाँ से शेषफल 0, यहाँ से शेषफल 0। अगर मेरा यहाँ से इन सबको जोड़ने के बाद अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, तो अगर यहाँ से मेरा शेषफल 0 आ जाता है तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से मेरा शेषफल 0 नहीं आता, जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे आती है तो वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। मान लो इन सबको जोड़ने के बाद मेरा वैल्यू आ रही है 1, या इन सबको जोड़ने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 12, तो 12 जो है, 12 को मैं कैसे लिखूंगा, 9 प्लस 3 लिखूंगा। तो 9 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर
ये वाला जो नंबर है ABCD ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके डिजिट के सम पे। देखो A प्लस B प्लस C प्लस D, तो यहीं से डिजिटल सम का कंसेप्ट निकल के आता है। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे थे ना डिजिटल सम के ऊपर, उनको ट्राई करते हैं। इस बार नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, डिजिटल सम के तरीके से करेंगे। और साथ साथ आप भी करना और उसका आंसर कमेंट में बताना, देखना कितनी देर में होता है। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हमें बताना है 115 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। जब मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 1 6 और 1 7, यानी कि 1 + 1 + 5 जो 7 के बराबर है। और 7 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या मिलने वाला है, 49। तो 49 में 9 कट जाएगा तो मेरा इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 4। जिसको 9 काटना नहीं आ रहा वो ऐसे भी कर सकता है, 9 + 4 करेगा तो क्या मिलेगा, 13। और 13 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 + 3, तो 1 + 3 करके मेरा 4 ही आ रहा है। तो यहाँ से मेरे को डिजिटल सम इसका पता चल गया, इसका जो डिजिटल सम है वो 4 के बराबर है। अब इसका जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम भी 4 ही होगा। तो जब मैं इसका आंसर निकालता हूँ, पहले इसका डिजिटल सम निकाल के देखते हैं क्या आता है। 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 4 12, 12 आ रहा है। 12 यानी कि 2 + 1 3 आ रहा है। 3 तो मेरा है नहीं, क्योंकि मेरा इसका डिजिटल सम 4 है, तो ए ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन निकाल के देखते हैं। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 आ रहा है। 13 का मतलब क्या है, 1 + 3 4, यानी कि ये वाला जो मेरा ऑप्शन है, ये वाला मेरा ऑप्शन हो सकता है। अगर इसकी तरह दूसरे ऑप्शन मैच हो गए तो मेरे को फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, क्या पता और कोई मैच ही ना करे। अगर मैच नहीं करता तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। जब मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं, क्या आता है, 5 3 8 और 1 9, तो 9 तो कट गया, कितना बचा, 3 और 2 5, यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, 5। ये मैंने कैसे किया, 5 3 8 और 1 9, 9 काट दिया, ये 9 बनते ही काट दिया, तो कितना बचा, 3 और 2 5, यहाँ से 5 आ रहा है। तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखो 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, तो ये गया। 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6। तो मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, बी। मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन डिजिटल सम वाले तरीके से करते हैं। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 7 और 1 8 और 1 9, 9 कट, तो ये कट गया, कितना बचा, 6। 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 36। 36 में 6 और 3 9, ये पूरा कट गया, तो यहाँ से मेरा क्या है, डिजिटल सम 0 प्लस में। यहाँ पे कहूंगा 9 9 देखते ही काट दिया, यहाँ पे कितना बचा, 7 और 6 6, और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 13, 13 दूनी 26, 26 का जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, 2 + 6 यानी कि 8। यहाँ से डिजिटल सम आ रहा है 8, यहाँ से डिजिटल सम आ रहा है 0, तो 0 + 8 करूंगा तो मेरे को डिजिटल सम क्या मिलने वाला है, 8। अब जो इसका आंसर होगा वो 8 ही उसका डिजिटल सम होना चाहिए। तो जब मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ, इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 9 देखते ही काट दिया। फिर यहाँ पे आऊंगा 8 और 1 9, इन दोनों को मिलाया, काट दिया। फिर जब यहाँ पे आऊंगा तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, यानी कि 18। 18 का मतलब क्या है, 8 और 1 9, तो यहाँ से डिजिटल सम क्या है, 0। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिजिटल सम कितना है, 8 है, और यहाँ पे मेरा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 0। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे आते हैं 8 और 1 9, इन दोनों को जोड़ा, काट दिया, 9, ये भी कट गया। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 4 3 7, 4 3 7 और 2 9, इन सबको मिलाया, काट दिया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8। तो ये मेरा हो सकता है। दोबारा देख लो, 8 और 1 9 काट दिया, 9 काट दिया, 4 3 7 और 2 9, ये भी गया, 8 बचा, तो 8 इसका डिजिटल सम है, 8। और इसका भी मेरा डिजिटल सम कितना था, 8। तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसको हम अपनी निगरानी में रख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 8 और 1 9 दोनों जोड़ा, 9 गया, यहाँ पे भी 9 है, 9 भी काट दिया। अब यहाँ पे 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3 जोड़ा, 9 9 भी गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 8 बचा और 4 बचा। 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ से मेरा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इधर आ जाते हैं, 8 और 1 9 गया, 9 गया, तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 6 बचा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 क्या होता है, 8 और 1 9 गया, तो यहाँ से मेरा एक 2 आ रहा है, तो 2 ही बचेगा, 2 डिजिटल सम मेरा होगा नहीं। तो इसका एक ही आंसर है, बी। कितनी जल्दी
कैलकुलेट हो गया हमारा आंसर। अगर हमें डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं पता होता तो यही क्वेश्चन हमारा 1-2 मिनट खा जाता। तो हमें इन्हीं क्वेश्चन से और इन्हीं टेक्निक की मदद से टाइम बचाना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लगाना है। पूरे पेपर में ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, हर किसी में ट्रिक लगेगी। अगर हर किसी में ट्रिक लगनी हो रही होती तो आपको वो 2 घंटे नहीं देता पेपर देने के लिए। हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर सवाल ट्रिक से हो जाते हैं। तो उन ट्रिक से टाइम बचाना है और अच्छे क्वेश्चन है जिसमें हमारे कंसेप्ट लगते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट, और जो टाइम बचेगा वो। ठीक है, तो डिजिटल सम का कंसेप्ट यही था। डिजिटल सम अगर हम पूरा रिवाइज करें तो क्या होता है, डिजिटल सम वो अंक होता है जब हम किसी भी संख्या को 9 से भाग करते हैं, तो 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वही हमारा डिजिटल सम कहलाता है। तो डिजिटल सम अगर मेरा 0 आता है या डिजिटल सम मेरा 9 आता है तो वो दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? अगर डिजिटल सम मेरा 0 आ रहा है इसका मतलब मेरा शेषफल 0 है, और अगर मेरा डिजिटल सम 9 आ रहा है तो यानी कि मेरा शेषफल 9 है। अगर मेरा 9 शेषफल है और मैं भाग भी 9 से कर रहा हूँ तो मैं उसको फिर दोबारा भाग करूंगा तो मेरा शेषफल अल्टीमेटली 0 ही आएगा। और बाकी इसके अलावा क्या क्या डिजिटल सम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं। तो 9 का जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, डिजिटल सम निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड जरूर होगी। क्यों? क्योंकि 9 का ही एक फैक्टर है, 9 का ही एक गुणनखंड है 3। तो अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो वो 3 से जरूर भाग होगी। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो अब हमारा कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल रहता है। हमने 1 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का बाकी है, 7 का बाकी है, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 भी पढ़ लिया, 10 का भी कोई खास नहीं होता, 11 बाकी है और 13। तो ये 4 अंक का बाकी है। तो अब हम किसका पढ़ेंगे? जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है ना उसको हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कई सारे डिविजिबिलिटी रूल निकलते हैं। इसका कोई एज सच रूल नहीं बना है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इससे हमारे कई सारे सवाल सॉल्व होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस इसके ऊपर तो हमारे ज़्यादातर सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, जो टेक्निक 6 में लगेगी वही टेक्निक हमारे ज़्यादातर सवाल में लगेगी। और 7 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो उन तीनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो एक ही तरीके जैसा है, एक ही जैसा है। तो हम उसको एक ही बार में कवर अप करेंगे एक साथ। तो गाइज ये जो 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल इन तीनों के लिए सबसे पहली कंडीशन हमें क्या करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, हमें क्या करना है, सीधे हाथ से राइट साइड से हमें 3-3 नंबर के पेयर बनाने, 3-3 नंबर के। ये 3 नंबर का एक पेयर हो गया, 1 बच गया, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा ली, तो ये 3 नंबर का 2 पेयर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पेयर बनाते, 3 नंबर का एक पेयर, 3 नंबर का एक पेयर, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बच रहा तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा के ये इसको पूरा 3 नंबर का मतलब 3 नंबर का जोड़ा, वो 3 नंबर को एक साथ ले लिया। और यहाँ पे 3 नंबर एक साथ ले लिए 117, यहाँ पे भी 3 नंबर एक साथ ले लिए 117, यहाँ भी 3 नंबर लिए, यहाँ भी 3 नंबर लिए, यहाँ ये बच रहा तो यहाँ पे इसके आगे 2 जीरो लगा के 3 नंबर हो गए। तो हमें इस तरीके से 3 नंबर को कलेक्ट कर लेना है। ये हमारे स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या कहता है कि जब ये 3 नंबर आ जाते हैं तो इन 3 नंबर को जोड़ो, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 + 4 + 5 कितना आ रहा है, 5 और 4 9 और 3 12 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है मेरा 12, और यहाँ से कितना आ रहा है 1, यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। और यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 8 4 12 12 5 17, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 4 10 और 7 17, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं 7 8 9, 4 3 7 और 2 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। यहाँ पे जोड़ लेते हैं 7 3 10 और 1 11, 5 और 2 7 और 1 8, और यहाँ पे 8। तो क्या करना है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि जितने भी जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर को हम राइट साइड से 3-3 अंक ले लेंगे, 3-3 अंक लेके उसके बाद हम उसको ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हमें 3 डिजिट उठाने हैं, और स्टेप 2 में क्या करना है, उन सबको ऐड कर लेना है। ऐड 3-3 डिजिट को ऐड कर लिया, 3-3 डिजिट को हमने ऐड किया तो ये मिला। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 कहता है
डिफरेंस निकालो उनका, डिफरेंस मतलब अंतर। जो ये हमने तीन तीन अंक को मतलब तीन तीन अंक को हमने इकट्ठा किया, मतलब तीन अंक को एक साथ ले लिया, मतलब तीन अंक को मैंने एक पोटली में रख लिया और बाकी इसको दूसरी पोटली में रख लिया। तो इस पोटली का नाम मैंने दे दिया 1, इस पोटली का नाम मैंने क्या दे दिया 2, इस पोटली का नाम मैंने दे दिया 1, इस पोटली का नाम क्या दे दिया 2 और इसका क्या दे दिया 3। ऐसे इसका क्या दिया 1, इसका क्या दिया 2, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो हमने क्या क्या पोटली में बंद कर लिया और इनको नंबर दे दिया, पोटली को भाई नंबर दे दिया कि ये पोटली 1 है 2 है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो जोड़ आ रहा है इस जोड़ को हमें इसका अंतर निकालना है। जैसे हमने इसका अंतर निकाला, जैसे मैं इसका अंतर निकाल लूँ 12 माइनस 1, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक माइनस करेंगे। तो जब अंतर आ रहा है तो मेरे क्या आ रहा है, डिफरेंस 11 आ रहा है। 11 का मतलब क्या है, अगर मेरा डिफरेंस 11 आएगा तो वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड होगा। अगर वो नंबर यहां पे लिख देता हूं, अगर मेरा डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 या 22 या 11 का कोई भी मल्टीपल 11 इंटू के आ रहा है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। अगर भाई मेरा नंबर 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी कि 7 इंटू के आ रहा है, तो वो नंबर मेरा 7 से डिवाइड होगा। अगर भाई वो नंबर मेरा 0, 13, 26 या 39 आ रहा है या 13 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर मेरा किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो जैसे इस वाले केस में जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 11 आ रहा है, 11 मतलब ये वाला नंबर जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 11। ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर। अब देखो बात कहाँ फंसती है, ये वाला तो सवाल आसान था भाई, हमने इन दो पोटली रखी थी, दोनों का अंतर निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। लेकिन जब इस वाले में आ जाएंगे तो इस वाले में हमें क्या करना है, इस वाले में तो हमारे पास 3 पोटली है, 3 बार हमने नंबर को इकट्ठा किया है और इन सबके जोड़ भी निकाल लिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो सम संख्या वाली पोटली है, सम संख्या वाली कौन सी, ये, और जो विषम संख्या वाली पोटली है, सम संख्या वाली पोटली और विषम संख्या वाली पोटली अलग अलग कर लो। सम संख्या वाली पोटली का योग एक तरफ निकाल लो, यानी कि सम संख्या वाली जितनी पोटली है उन सबका जोड़ अलग निकाल लो, और विषम संख्या वाली पोटली का जोड़ अलग निकाल लो। तो जब मैं विषम संख्या वाली पोटली का जोड़ निकाल रहा हूं, कितना आ रहा है, 17 और 2, 2 + 17 कितना हो गया, 19 हो गया। और सम संख्या वाली कितनी पोटली है, एक ही पोटली है जिसका अंतर 17 है, जिसका अंतर कितना है 17। और विषम संख्या वाली 2 पोटली थी, मैंने उनको अलग अलग जोड़ लिया, तो मेरा कितना आ गया 19। अब क्या करना है, अब मेरे को यहां पे लिखना है इवन पोटली माइनस ओड पोटली, यानी कि जो विषम संख्या पे जो जो पोटली रखी थी उनके अंदर हमने जो नंबर का सम आया था, नंबर का जो योग आया था, उसमें से इनका डिफरेंस निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अब जैसे इसका अंतर निकालूंगा तो विषम संख्या वाली कितनी है 19 और इसकी कितनी है 17। तो इन दोनों का जब मैं अंतर निकालूंगा तो अंतर निकालने का मतलब क्या, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आ रहा है 2। अब 2 ना तो 7 से डिवाइड होता है, तो ये 7 से ये वाला जो नंबर होगा 7 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 11 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 13 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर ना तो 11 से डिवाइड होगा, ना 13 से डिवाइड होगा, ना 7 से डिवाइड होगा। ये नंबर इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब जरा इस वाले पे आ जाते हैं, इसी तरीके से करना है। यहाँ पे तो केवल 2 ही पोटली है, तो यहाँ पे सम और विषम वाला कोई फंडा ही नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, दोनों का सम निकाला, तो यहाँ पे 9 आया, इसका भी सम 9 आया। जब इन दोनों का अंतर निकाला तो मेरा क्या अंतर आ रहा है 0। अगर 0 मेरा अंतर आ जाता है तो 0 का मतलब क्या है, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा। और एक और चीज है, ये नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 से भी डिवाइड होगा। ये हम कौन से केस में पढ़ेंगे, जब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ेंगे तो उस वाले में आपको समझ में आएगा। ये नंबर 4 अंक से डिवाइड होने वाला है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, और इन तीनों का जब मैं इंटू कर दूंगा तो उससे भी। कैसे, जैसे अगर कोई नंबर है 15 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, और एक नंबर और है जिससे 15 डिवाइड होता है, 3 इंटू 5, यानी कि 15 से 15 खुद भी तो डिवाइड होता है। तो उसी तरीके से ये आ जाए।
अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में 3 पोटली है, तो हमें क्या करना है, जो विषम वाली पोटली है उनका योग अलग निकालेंगे, जो सम वाली पोटली है उनका योग अलग निकालेंगे। तो विषम वाली पोटली का जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 11 + 8, 11 + 8 कितना आ गया, 19 आ गया। और इस ये कितना है, 8, तो यहाँ पे कितना है, 8 है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा। जैसे मैं 19 और 8 का डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, 11। 11 यानी कि 11 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं इस पूरे रूल को सम करूं तो क्या कहने का मतलब है कि 7, 11, 13 में क्या कंसेप्ट लगता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम राइट साइड से 3-3 डिजिट उठाएंगे, 3-3 डिजिट उठाने के बाद उनका योग करेंगे। जैसे ये 3 डिजिट हुआ, इनका योग किया, ये इसका योग किया। अगर केवल दो ही पोटली बन पा रही है तो उनका अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद अगर वो अंतर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिविजिबल है, अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिविजिबल है, अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 से डिविजिबल है। अगर उनका अंतर 0 आ जाता है, जैसे इस वाले केस में 0 आ गया था, तो वो नंबर जो होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो ये तो 2 पोटली वाला केस था। अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, उस नंबर में हमारे पास ज्यादा पोटली बनानी पड़ती है, तो उस समय हमें क्या करना है, जो पोटली विषम, हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे, पोटली 1, पोटली 2, 3। पोटली क्या होती है सबको पता है ना, जिसमें हम कपड़े वगैरह बांध के और रख के ले जाते हैं, तो वो होती है। तो हमने क्या किया, जो विषम इवन प्लेस पे जो पोटली थी और जो ओड प्लेस पे पोटली थी उन सबको अलग अलग कर लिया। इवन प्लेस वाली पोटलियों को ऐड कर लिया और ओड प्लेस वाली पोटलियों को उनको भी ऐड कर लिया। तो जब मैंने ओड प्लेसेस वाले पोटली को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 17 + 2 कितना आ गया, 19। और इवन वाली मेरे पास केवल 2 ही है। अगर यहाँ पे कोई 4th पोटली होती तो मैं उसको भी ऐड करना, उसको मेरे को ऐड करना पड़ता, किस में ऐड करता, 17 में ऐड करता, लेकिन है नहीं तो हमने कोई ऐड नहीं किया, तो 17 ही रहने दिया। फिर हमने 19 और 17 का डिफरेंस निकाला। 19 और 17 का डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उसका अंतर निकाला। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। अगर मैं 17 को 19 में से डिवाइड करूंगा तो बात कुछ और होती है, लेकिन अंतर निकाला तो कितना आ रहा है, 2। 2 ना तो 7 से डिवाइड है, ना 11 से डिवाइड हो रहा है, ना 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से डिवाइड होगा, ना 13 से डिवाइड होगा। अब जैसे इसमें 3 पोटली थी, विषम वाली ऐड कर लिया, इन सब का योग किया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 11 और 8 कितना है, 19, और ये 8। तो 19 और 8 का जब अंतर निकाला तो 11, तो ये नंबर केवल 11 से ही डिवाइड होगा, 7 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये केवल 11 से ही डिवाइड होगा, 7 से 13 से नहीं होगा। तो ये जो था ये 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल था। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम 7 की भी प्रैक्टिस करेंगे, 11, 13 सब की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। तो ये अभी केवल कंसेप्चुअल वीडियो थी। ठीक है गाइज, तो अब हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल और बच रहा है, वो और कर लेते हैं। वो है कुछ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो गाइज अब हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है, 6 का मतलब क्या है, 6 को हमें इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि उसके हमारे को प्राइम नंबर बनने चाहिए। को प्राइम को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर का पेयर होता है, पहली बात ये जोड़ा होता है, जोड़ा पेयर। ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ मतलब कि उनके बीच में केवल एक ही नंबर, एक ऐसा नंबर हो, केवल 1 से ही वो दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 90 लिखूं, 90 के एक तो 90 का पेयर बन सकता है 9 × 10, एक 90 का पेयर बन सकता है 15 × 6। इन दोनों पेयर में अंतर क्या है, 9 और 10 में केवल एक ही कॉमन चीज है कि वो केवल 1 ही 9 को डिवाइड करता है और 1 ही 10 को डिवाइड करता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में एक 1 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है। एक और ऐसा नंबर है 3 जो 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 नंबर मिल गए। लेकिन को प्राइम नंबर वो होते हैं जहां पे केवल एक ही नंबर हो और वो नंबर भी कौन सा होना चाहिए, 1 बस। तो को प्राइम, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या मतलब है, हमें उसको
इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा दो को प्राइम नंबर में, और इन दोनों की अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 7 इंटू 11 से भी डिवाइड होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना को प्राइम वाला, ये वाला को प्राइम वाला कंसेप्ट कई सारे सवाल में यूज होता है। जैसे अगर कोई नंबर आ जाता है बहुत बड़ा n, अगर n को मैं बोलूंगा 72 से डिवाइड करो, 72 से, अब 72 का तो आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, लेकिन 72 को मैं ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, एक 8 और एक 9। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन है। इसका HCF क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे कि इस n को चेक करेंगे, क्या वो n 8 से डिवाइड हो रहा है? अब 8 का तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, क्या वो कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है? तो 9 से डिवाइड होने के लिए हम डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा लेंगे। तो अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी तो वो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। तो ये था 6 के लिए। तो 6 के लिए क्या जरूरी है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ रेंडमली, ये नंबर मैंने लिख दिया, अब मेरे को बता रहे हैं ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले मेरे को 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करना पड़ेगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कंडीशन थी, क्या थी कि हमको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखेंगे, अच्छा इकाई अंक तो 4 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, यानी कि 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, 3 क्या इसको डिवाइड कर पा रहा है? 3 के लिए हम क्या देखेंगे, इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के बाद देखते हैं क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे मैं जोड़ता हूँ 7 और 2 9, तो 9 को मैंने यहीं पे काट दिया क्योंकि 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है? 6 और 4 10 और 7 17, 6 4 10 7 17, 17 5 22, 22 आ रहा है। 22 को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है? 2 + 2 तो 4। 4 तो 3 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, जब 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है गाइस, अगर मैं कोई और दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 576। 576 को जब मैं देखता हूँ क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 6 से डिवाइड चेक करने के लिए मैं सबसे पहले 2 की कंडीशन चेक करूंगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 के लिए मैं क्या करूंगा? 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये 576 जो नंबर है वो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, 6 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 9 9 6 54, 54 यहाँ पे 3 बचा तो 6 6 36, 96 बार में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया। क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि 6 को मेरे को हमने क्या किया? 2 नंबर में तोड़ा, 2 और 3। ये 2 नंबर 2 और 3 मैंने क्यों लिए? क्योंकि 2 और 3 ये एक ऐसा नंबर है जो कोप्राइम है, हमें कोप्राइम में तोड़ना होगा। तो ऐसे कई सारे नंबर होंगे, जैसे मेरे से पूछ सकता है 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा? तो कोई नंबर 15 से तब डिवाइड होगा जब वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और जब वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो। ऐसे और भी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे 22 का। 22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 22 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 22 से भी डिवाइड होगा। तो कई सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल इसी कोप्राइम वाले मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं 24 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं, 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है और कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। तो अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी एक चीज बच रही है, जो अभी हमने 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, तो 11 एक बहुत खास नंबर होता है, इसलिए हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग से। तो गाइस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कह रहा है? 11 के डिविजिबिलिटी रूल में बोलते हैं अगर कोई भी नंबर में डिजिट लिखी हुई है, जैसे 6 4 3 2 1 ये नंबर है, तो हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल में 11 के कि 3 के पेयर बनाते थे ना, 3 पेयर बनाए, फिर इधर 3 पेयर बनाए, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाला, मतलब ऐड करने के बाद डिफरेंस निकाला, तो फिर वो डिफरेंस अगर मेरा 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या तो वो डिफरेंस 0 होगा। तो ये तो था नॉर्मल। लेकिन इसका एक और स्पेशल केस है। क्या हमें क्या देखना है? जो इवन प्लेसेस पे, ये क्या एक नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर,
ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हमें ऐसे डिजिट उठानी है, ऑड प्लेसेस के डिजिट अलग उठा लो, यानी कि विषम प्लेसेस की जो जो नंबर विषम जगह पे है उसकी डिजिट अलग कर लो, और जो सम प्लेसेस पे मतलब इवन प्लेसेस पे उनकी डिजिट अलग कर लो। तो मैंने क्या किया, 1, 3 और 5 ये अलग अलग प्लेस है, तो मैंने 1 को अलग कर लिया, 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, और थर्ड प्लेस पे क्या है 3, तो मैंने 3 का भी जोड़ कर लिया, और फिर यहाँ पे क्या है 5th प्लेस पे 6, इन सबको जोड़ के तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, 3, 9 और 1, 10 10 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इस वाली प्लेसेस पे उठा लिया 2 और 4, 2 + 4, तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 6। अब मेरे को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस एंड डिफरेंस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस। यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो जो अंक होगा उसको जोड़ेंगे, और इवन प्लेसेस पे जो जो अंक होगा उसको जोड़ेंगे, फिर उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो डिफरेंस हमारा 11 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर मेरा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ, तो इसका ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, ये, इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, ये। तो जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 + 1, तो कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 + 1 4, तो 4 - 4 और 4 का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा क्या आ रहा है 0। अब 0 को तो 11 डिवाइड कर देता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है 11, यानी कि 11 का स्क्वायर। जब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 121। क्यों, ये नंबर क्या लिखा हुआ, ये है 11 का क्यूब। अगर 11 के क्यूब को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। तो अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल लगाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। और जो रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी बताए, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन की मैं एक PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे डालने के बाद आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको मेरे कंसेप्ट पता है वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेलीग्राम चैनल से वो PDF डाउनलोड कर ले और उसको खूब प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और एक चीज़ और, मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि जब हम SSC की तैयारी करते हैं, जो CDS की तैयारी कर रहा है, तो उसको ना GS में प्रॉब्लम आती है कि सर GS कहाँ से पढ़े भैया। तो GS पढ़ने के लिए मैंने अभी एक स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये एक मैंने PDF देखी थी। स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मैंने एक PDF देखी थी, काफ़ी अच्छी PDF है, उसमें लगभग 60 से ज़्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो आप वो लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो वो अभी उसकी मैं आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्यों, वो अभी कुछ 49 रुपये की PDF बन रही है, इतने सस्ते में आपको कोई भी नहीं देगा, और मिल जाएगी वो आपको ऑनलाइन स्टोर पे। तो इस PDF को डाउनलोड कर लो और इससे पढ़ो, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ता था। ये अपडेट है, अभी अक्टूबर तक तो फुली अपडेट है। अभी ऑफर चल रहा है, शायद 80 की थी मैंने जब खरीदी थी, लेकिन अभी 49 की है। तो आप इसको खरीद सकते हो और इससे पढ़ सकते हो GS की तैयारी करने के लिए। स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो किसके लिए है ये, जो CDS की तैयारी कर रहा है या फिर कोई अगर IAS वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।